प्लीज़ मत करो, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ और दर्द नहीं। वो दर्द भरी सिसकियाँ लेते हुए रो रही थी। सूरत खुराना मिला। निष्कर्ष पूरे दिन वहीं सोफे पर बैठा रहा। आंखें बंद थी और वो सिर सोफे से टिकाए अपने पैर को ज़मीन पर बजा रहा था। पूरे दिन उसने नूर और अवनी का इंतज़ार किया, लेकिन दोनों में से कोई भी खुराना विला वापस नहीं आई। उसने नूर और अवनी दोनों को लगभग 100 से ज़्यादा कॉल्स कर लिए, लेकिन एक का भी जवाब नहीं मिला। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल शांत था, जैसे तूफान से पहले की शांति हो। उसने बिना आंखें खोले साइड से फ़ोन उठाया और एक नंबर को कॉल किया। एक लंबे रिंग के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुई और आवाज़ आई, हेलो कौन? निष्कर्ष ने रुक कर कहा, प्रवीण, मुझे काम था तुमसे। प्रवीण ने निष्कर्ष की आवाज़ सुनी। वो चहकते हुए बोला, निष्कर्ष तुम? तो ये तुम्हारा नंबर है? तुम्हें उन लोगों ने छोड़ दिया क्या? अब तुम आज़ाद हो गए? निष्कर्ष ने कहा, इन बातों के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना है, उसके बाद हम मिलते हैं। प्रवीण 2 पल रुककर बोला, तुम इतने सीरियस क्यों हो? कोई बड़ी बात है क्या? निष्कर्ष ने गहरी आवाज़ में कहा, नूर का नंबर है ना तुम्हारे पास? उसकी लोकेशन ट्रेस करो, पता करो नूर कहाँ है। प्रवीण हैरानी से बोला, नूर वहाँ नहीं है। मैं 2.5 महीने पहले ही न्यूयॉर्क आ गया था। तुम्हारे जेल में जाने के बाद पता चली, लेकिन नूर, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। निष्कर्ष बोला, चेक तो करो तुम, इसके बाद बात करते हैं। वैसे तुम वापस कब आ रहे हो? प्रवीण बोला, कल ही आ रहा हूँ और सारी जानकारी भी लेकर आऊँगा। निष्कर्ष ने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया और उठकर अपने कमरे में चला गया। इधर नूर अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। पेन किलर की वजह से उसके पैर का दर्द कम था, लेकिन उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। कमरे में एसी चल रही थी, फिर भी न जाने क्यों गर्मी लग रही थी। वो जैसे डर से काँप रही थी। तभी किनारे में गिरा हुआ उसे अपना फ़ोन दिखाई दिया। उसने जल्दी से जाकर अपना फ़ोन उठाया तो पता चला फ़ोन साइलेंट था। इससे ज़्यादा नूर का ध्यान और कहीं नहीं गया। उसने जल्दी से जाकर अपना फ़ोन उठाया तो पता चला कि फ़ोन साइलेंट था। इससे ज़्यादा नूर का ध्यान और कहीं नहीं गया। उसने फ़ोन को साइलेंट ही छोड़ा और तुरंत किसी को कॉल लगाया। उसके हाथ अभी भी काँप रहे थे। नज़रें दरवाजे पर ही टिकी थी, जो शायद बाहर से बंद थी। तभी उसे दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो, कौन बोल रहा है? नूर ने जैसे ही आवाज़ सुनी, उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। वह काँपती हुई आवाज़ से बोली, सर मैं नूर खुराना। दूसरी तरफ के आदमी ने जैसे ही नूर की आवाज़ सुनी, वो हैरानी से बोले, नूर, तुम ठीक तो हो ना? नूर ने सर ना में हिलाते हुए काँपती आवाज़ में कहा, नहीं सर, मैं ठीक नहीं हूँ, और ना ही यहाँ के हालात। क्या हुआ? वह आदमी घबराहट भरी आवाज़ में बोला। तो नूर ने जवाब दिया, सर, इस दुर्लभ खुराना को पता चल गया है कि मैं यहाँ मकसद से हूँ। जाने वो मुझे क्यों अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता है। वो हमेशा मुझसे झूठ बोलता है कि उसे मेरी जान बचानी है। इस खेल में मेरी जान को खतरा है, लेकिन ये कोई खेल नहीं है ना सर। मैं अपने मकसद से आई थी, जिसके बारे में उसे पता चल चुका है। ये नहीं पता कि मेरा मकसद क्या है, लेकिन इतना जानता है कि मैं यहाँ उसके पास मकसद से हूँ। उस आदमी की कोई आवाज़ नहीं आई। शायद वो हैरान भी था और घबरा भी रहा था। उसने 2 पल की शांति के बाद कहा, यह खतरनाक हो सकता है नूर। विलन किसी की जान लेने से पहले सोचता नहीं। नूर डरते हुए बोली, सर मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। प्लीज़ आप मुझे यहाँ से निकालने का बंदोबस्त करें। ये मुझे यहाँ से भागने का कोई मौका नहीं देता। मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज़ आप कुछ करिए। वो रोने लगी थी। दूसरी तरफ से एक बार फिर शांति थी। वह आदमी कुछ पल की शांति के बाद गहरी आवाज़ में बोला, पर नूर, तुम्हारा ये मकसद पूरा करना कितना ज़रूरी है तुम जानती हो ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो निष्कर्ष को कोई नहीं बचा सकता। वो आदमी जो दूसरी तरफ से फ़ोन पर था, इस वक्त उसी के सामने था जहाँ निष्कर्ष को कैद करके रखा गया था और वहाँ से भाग गया था। नूर की आंखों से बहते आंसू तेज हो गए। वो रोते हुए बोली, तो मैं क्या करूँ? यहाँ बैठे बैठे अपनी जान दे दूँ? मैं नहीं जानती इस मकसद को कैसे पूरा करना है। मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस इस जाल में फंस कर रह जाऊँगी। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। वो आदमी सख्त आवाज़ में बोला, नूर,
हमने पहले ही तुम्हें कहा था, तुम बिना मकसद पूरा किए वापस नहीं आ सकती। अगर तुम मकसद को पूरे अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती तो कम से कम उस मकसद की डिटेल्स तो लाकर दे सकती हो। बस इतना पता करके बता दो कि वो चीज़ कहाँ है। नूर ने अपनी आंखें मींची और आंसू पोंछ गहरी सांस लेते हुए बोली, पर सर, आप मेरी बात समझ। पर उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही किसी ने उसके हाथ से फ़ोन खींचा और गुस्से से ज़मीन पर पटक दिया। इधर वो आदमी गुस्से भरी नज़रों से उस सेल को देख रहा था और अपने सामने वाले हवलदार को एक जोरदार चांटा मारकर बोला, ढूंढो उस निष्कर्ष खुराना को, और ये बात बिल्कुल सीक्रेट रहनी चाहिए। वो अगर मिले भी तो कोशिश करो छुपा के कि यहाँ लेकर आ जाओ। अगर बाहर किसी को भनक भी लगी इस चीज़ की तो तुम जानते नहीं कितना बड़ा तमाशा हो सकता है। वो नूर यूं ही बगावत पर उतरी हैं। उस हवलदार ने अपने गाल पर हाथ रख अपने कदम पीछे ले लिया और वो आदमी वहीं सेल के अंदर जाकर कुछ देखने लगा। इधर शीश महल में नूर हैरानी से अपने सामने खड़े गुस्से से उबलते विलन को देख रही थी। उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से कसी थी। उसने नूर को गुस्से से बेड पर धकेला और चिल्लाकर बोला, आई वॉन्ट यू नूर खुराना एंड आई कैन कंट्रोल इफ़ यू विल डिसीव मी। समझ में आई मेरी बात? नूर डर से कांप उठी। उसने ज़मीन पर अपने टूटे फ़ोन को देखा जो शायद काम करने की हालत में भी नहीं थी। नूर की आंखों से आंसू बह रहे थे। विलेन झटके से उस पर झुका और उसके बालों को मुट्ठी में कसकर बोला, मुझे तुम्हारी कसम कोहिनूर, अगर एक बूंद और आंसू तुम्हारी आंखों से गिरा ना तो तुम जिनसे भी बात कर रही थी उसे तुम्हारे सामने लाकर ऐसी बेरहमी भरी मौत दूंगा कि उसकी जिस्म से उसकी रूह दोबारा किसी जिस्म को अपना नहीं पाएगी। सो जस्ट स्टॉप क्राइंग। नूर ने तुरंत अपनी आंसुओं को पोंछा, लेकिन उसकी आंखें, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। वो सिसक रही थी। विलन का चेहरा अचानक से सॉफ्ट हुआ। उसने नूर को गोद में उठाया तो नूर ने गिरने से बचने के लिए अपनी बाहें विलन के गले में लपेट दी। विलन उसे लेकर सोफे की ओर बढ़ा। तभी दरवाजे पर किसी की आहट हुई। विलन ने इजाज़त दी तो एक मेड खाने की ट्रॉली लेकर अंदर आई। नूर उस खाने की ट्रॉली को देखते हुए दोबारा डर से कांपने लगी। विलन उसे अपनी गोद में लिए ही सोफे पर बैठ गया। नूर उसकी इस हरकत पर सिहर उठी और वहाँ से हटने को हुई उससे पहले विलन ने उसकी कमर पर पकड़ कस दी और उसे घूरने लगा। नूर पहले ही डरी हुई थी। वो आगे कुछ बोल नहीं पाई। उस मेड ने अब तक वहाँ खाना सर्व कर दिया था। एक बार फिर से वो पूरा कॉफ़ी टेबल खाने के आइटम से भरा पड़ा था और विलन के चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट थी। मगर इस मुस्कान को देखकर भी नूर डर रही थी। उसे परसों रात की एक बात याद आई, लेकिन दिल में थोड़ी आस थी कि शायद इस खाने में पहले जैसे कुछ ना हो। नूर की सिहरन विलन अच्छे से महसूस कर रहा था और उसकी मुस्कान गहरी होती जा रही थी। उसने उस मेड को वहाँ खड़े रहने का इशारा किया तो वो साइड में नज़र झुकाकर खड़ी हो गई। उस मेड के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नूर ने एक नज़र उस मेड को देखा और वापस विलन की ओर देखने लगी, जिसने टेबल से खीर की कटोरी उठाई ही थी। नूर ने तुरंत अपने कांपते हाथ उसके हाथ पर रखे और हिचकिचाते हुए बोली, वो मुझे खीर पसंद नहीं। विलन मुस्कुरा दिया और उसे प्यार से देखने लगा। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया है कोहिनूर, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी पसंद को मेरी पसंद ना पसंद आए। उसके बाद सुन, नूर की सांसें अटक गई। वो आगे एक बार फिर कुछ नहीं बोल पाई। विलन ने खीर को चम्मच में भर नूर के होठों की ओर बढ़ाया, पर नूर जो पहले उस खीर को देख कांप रही थी, उसने अपने होठ नहीं खोले। विलन गहरी मुस्कुराहट के साथ उस चम्मच को उसके होठों से सटाकर बोला, खा लो कोहिनूर, तुम्हारी जीत की खुशी में स्पेशल खीर मैंने स्पेशली बनवाई है। तुम जीत गई थी ना मुझसे, मुझे हरा दिया था, खुद को बचाने पर मुझे मजबूर किया था, तो मुंह मीठा तो करना बनता है ना। अब जीत के लड्डू तो सब खाते हैं, तुम जीत की खीर खाओ। विलन ने चम्मच नूर के होठों पर दबाव बनाया तो नूर ने ना चाहते हुए भी अपने होठ खोल दिए, पर उन होठों में खीर की मिठास घुलने के बजाय दर्द में नूर की चीख निकल गई। विलेन ने उस चम्मच को जिसमें वो गर्मा गर्म खीर थी उसे पलट दिया था और वो नूर के सीने से हल्के ऊपर उसकी खुली स्किन पर गिरी।
उसे काफ़ी तेज जलन हुई और होठों से चीख निकल गई, पर विलेन के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। उसे नूर के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा। नूर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वहां से हटने की कोशिश की तो एहसास हुआ कि उसके दोनों हाथ विलेन के पकड़ में कसे हैं। विलेन ने एक बार फिर टेबल पर रखी खीर को चम्मच में भरा और उसे नूर के होठों की तरफ बढ़ाते हुए बोला, नूर, अपने होठ खोलो, मैं तुम्हें इतने प्यार से खिला रहा हूँ, तुम हो कि खाने को ही तैयार नहीं। लो ना कोहिनूर, खाओ ये खीर। विलेन की आवाज़ इतनी सॉफ्ट थी कि उसकी गहराई में उतनी ही नफरत नजर आ रही थी। आंखों में गुस्सा नूर साफ देख सकती थी। वो विलेन को और गुस्सा बिल्कुल नहीं दिलाना चाहती थी, क्योंकि बिना गुस्से के तो वो नूर पर टॉर्चर करता था। गुस्से में वो ना जाने क्या करता। नूर ने दर्द से भींचे अपने होठों को खोला, मगर एक बार फिर खीर उसके मुंह में जाने के बजाय उसी जगह पर गिरा। एक बार फिर नूर की आह निकली। उसने दर्द को होठों के बीच में जब्त कर दिया। उसे समझते देर नहीं लगी कि विलेन अपना गुस्सा इस तरीके से उस पर उतारना चाहता था। शायद उसकी चीख विलेन को सुकून दे रही। विलेन नूर की हिम्मत को देख मुस्कुरा दिया, मगर फिर बेफिक्र से बोला, क्या है कोहिनूर, मैं तुम्हें तुम्हारी जीत की मुबारकबाद दे रहा हूँ और तुम हो कि अपनी हरकतों से मुझे मेरी हार की याद दिला रही हो। तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो क्या? नूर ने उसे नम आंखों से देखते हुए सर झटक से ना में हिला दिया तो विलेन की मुस्कान और गहरी हो गई। वो दोबारा नूर की ओर खीर का चम्मच बढ़ा दिया और बोला, तो लो, खाओ ना कोहिनूर। खीर एक बार फिर उसके होठों के अंदर नहीं गया। विलेन हर बार उसे यूं ही प्यार से पूछता और वो सारी खीर उसके शरीर पर गिराता चला जाता। जलन इतनी तेज हो गई थी कि अब नूर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर उसने होठों से एक उफ तक ना निकाली। उसकी आंखें दर्द से लाल होती गई। उसने होठों को भींच रखा था, मगर विलेन को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक बार फिर खीर नूर के होठों की ओर की। नूर से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे कितनी जलन महसूस हो रही थी, कितना दर्द हो रहा था, उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। जब नूर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आगे बढ़कर विलेन के सीने पर अपना सर रख लिया और रोते हुए बोली, प्लीज़ मत करो ना, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। तो तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ और दर्द नहीं। वो दर्द भरी सिसकियाँ लेते हुए रो रही थी। वहीं अब जाकर विलेन को असल सुकून मिला। उसने नूर को अपने सीने से और कसकर लगाया और तिरछी मुस्कान के साथ बोला, दर्द हो रहा था तो बोलना था ना कोहिनूर, तुम हिम्मत दिखा रही थी। जिन आंसुओं पर हक था मेरा, जो चीखें मेरी दी हुई थी, उन्हें रोक रही थी। तोड़ना तो था ही मुझे तुम्हारी हिम्मत के साथ तुम्हें भी। बोलते हुए वो प्यार से नूर के बालों को सहलाने लगा, जो उसके सीने से लगी किसी बच्चे की तरह रो रही थी। विलेन दो पल रुक मुस्कुराते हुए बोला, कोहिनूर, तुम मेरी हर बात मानोगी ना? नूर ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया तो बोला, तो अब जब तक मैं इजाज़त ना दूँ तुम किसी से बात नहीं करोगी, किसी से नहीं मिलोगी, ना किसी की नज़र में आओगी, और मेरे अलावा किसी और को खुद को छूने भी नहीं दोगी। तुम ऐसा करोगी ना कोहिनूर? अपने हीरो की बात मानोगी ना? नूर रोते हुए ही अपना सर हिला दिया तो विलेन की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने नूर को और कसकर पकड़ लिया और आंखों से ही उस मेड को टेबल साफ करने को कहा, क्योंकि ये सारा खाना सिर्फ नूर को टॉर्चर करने के लिए था। वो उसे ये खाने नहीं दे सकता था। उसने नूर के लिए दूसरा खाना बनवाया था। मेड ने आगे बढ़कर टेबल साफ करना शुरू किया। इसी बीच उसका हाथ एक सब्जी के बाउल से टकराया और वो गर्म सब्जी नूर के पैर पर गिर गई। नूर रोते हुए ही जोर से चीख दी। उसे लगा ये दोबारा विलन ने ही किया है, पर वहीं विलन ने गुस्से से अपनी आंखें मींच ली थी। उसकी नाखून मुट्ठियों में धंस रहे थे, हाथ और सर की नसें उभरे साफ नजर आ रही थी। वही वो मेड जो नूर को देखकर ही कांप रही थी, वो अपने बारे में सोच यूं ही जमीन में गिरने को थी। वो इमेजिन भी नहीं करना चाहती थी कि विलन उसके साथ क्या करेगा। उसके पास तो नूर की तरह विलन भी नहीं था जो उसे दर्द होने पर संभालता। नूर को मालूम नहीं था कि ये मेड की गलती है। नूर रोते हुए सिसकियाँ लेकर बोली, तुम बहुत बुरे हो। तुम्हें मेरे दर्द से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ दूर हटो। नूर ने विलेन से छूटने की कोशिश की, लेकिन विलेन ने उसे और कसकर जकड़ लिया।
वहीं वो मेड अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। उसकी नज़रें विलन के चेहरे पर थी। वो डर से काँप रही थी। विलन ने नूर को खुद से दूर किया और उसके सीने को टिश्यू पेपर से साफ करता हुआ बोला, कोहिनूर, आई थिंक तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। मैं खाना भिजवाता हूँ, तुम खा लेना। बोल उसने झुककर नूर के पाँव को साफ किया जहाँ वो सब्जी गिरी हुई थी। नूर का सीना और वो पाँव बुरी तरह से जलकर लाल हो गए थे। नूर को वहाँ टच होने पर भी काफ़ी दर्द हो रहा था। वह तुरंत सोफे से उठ खड़ी हुई। तभी वो मेड नूर के पैरों में गिरी और गिड़गिड़ाते हुए रोकर बोली, प्लीज़ प्लीज़ मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर आपके पैरों पर सब्जी नहीं गिराई। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे कोई सज़ा मत दीजिए। नूर को अचानक हुई हरकत से कुछ समझ नहीं आया और वो झटका लगने पर वापस सोफे पर गिर गई। उसके आंसू अभी भी उसकी आंखों में भरे थे और वो उस मेड को हैरानी से देख रही थी। वहीं विलन की नज़रें अचानक से सर्द हो गई जब मेड के हाथों ने नूर के पाँव को छुआ। नूर को अपने जले हुए पाँव में दोबारा दर्द हो रहा था, लेकिन विलन के चेहरे को देख उसकी आंखें डर से भर उठी। विलन ने शांत लहजे में अब जाकर उसे मतलब पता चला। नूर ने वो सर्द नज़रें जब अपने पैरों की ओर देखा तो झट से उसने अपने पैर को सोफे से ऊपर उठा लिया। वो मेड अभी भी रो रही थी और वापस नूर की ओर बढ़ते हुए बोली, प्लीज़ मैडम, सर को बोलिए वो मुझे माफ़ कर दे, कोई सज़ा ना दे, मेरी जान नहीं ले, मैं मरना नहीं चाहती। अगले पल वो मेड चीखते हुए दूर जा गिरी जब विलन ने उसके बालों को खींचकर पीछे की ओर धकेला। विलन अपनी जगह से उठा और गुस्से से कांपता हुआ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कोहिनूर को हर्ट करो? मेरी आंखों के सामने ही तुम अपने मालिक से बगावत करोगी, गलती करोगी और सज़ा भी ना भुगतना। ऐसा तो इस शीश महल में ना हुआ है ना होगा। गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी। और अगले पल विलन ने पास में रखे दाल की कटोरी उठाई और सीधे मेड के ऊपर पलट दी। वो मेड दर्द से चीख उठी। उसका पूरा शरीर उस गर्म दाल से जल उठा था और नूर उसे देख अपनी जगह पर एक बार फिर कांप उठी। उसे जैसे अपने शरीर में वो भी जलन महसूस हुई और आंखों से आंसू बहने लगे। विलन नीचे झुका और उस मेड के बालों को जकड़ कर वापस ज़मीन पर पटकता हुआ गुस्से से गरजा, मैंने तुम लोगों को कोहिनूर को नज़र उठाकर भी देखने से मना किया था और तुमने उसे चोट पहुंचाई, उसका पैर जलाया, उसे दर्द हुआ, वो रोई, वो चीखी, मेरी वजह से ना होकर तुम्हारे दिए दर्द की वजह से निकली। मेरी कोहिनूर पर सिर्फ मेरा हक है। उसका रोना, हंसना, उसकी सांसें, धड़कनें सब मेरी है। वो तो आंसू तुम्हारी वजह से क्यों निकले? बोलते हुए वो लगातार उस मेड के सर को ज़मीन पर पटक रहा था। नूर को लगा जैसे गुस्से में विलन उसे मार ही देगा, मगर विलन के पास जाने से वो डर रही थी। अभी कुछ देर पहले ही विलन ने उसे टॉर्चर किया था, मैनिपुलेट किया था और एक बार फिर वो विलन के टॉर्चर को नहीं झेलना चाहती थी। लेकिन अगर नूर उसे नहीं रोकती तो विलन उसकी आंखों के सामने उस मेड की जान ले लेता। नूर तुरंत सोफे से उतरी और जाकर विलन को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। एक पल को विलन के हाथ जम गए। नूर के आंसू उसे अपने पीठ पर महसूस हो रहे थे। वही नूर उसके सीने पर अपने हाथ कसते हुए रोते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो उसे, गुस्सा मत करो, उसे सज़ा देने की ज़रूरत नहीं। मेरे पैर बिल्कुल नहीं जल रहे। तुमने दर्द दिया तो दर्द नहीं हुआ, तो अब ये दर्द क्या ही फ़र्क पड़ेगा। प्लीज़ उसे छोड़ दो दुर्लभ, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। नूर रोते हुए लगातार बोल रही थी। वही विलन की मुट्ठी में उस मेड के बाल कसे जा रहे थे जो अध खुली आंखों से विलन और नूर को देख रही थी। विलन ने एक बार फिर उसके सर को पटका और झटके से खड़ा हो नूर को अपने सामने किया। नूर एक बार फिर कांप उठी और पलकें झपकाते हुए विलन की आंखों में देखने लगी। विलन का चेहरा अचानक से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन नूर अभी भी उस मेड की हालत देख बुरी तरह से सिहर रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कोहिनूर, और तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल नहीं चाहता। बदले में तुम मुझे प्यार दो और हम दोनों बस प्यार से रहेंगे। कोई गुस्सा, कोई नफ़रत, कोई बदला, कोई मकसद, कोई खेल का अंजाम हम दोनों के बीच नहीं आएगा। बस हमारा प्यार रहेगा। तुम समझ रही हो ना कोहिनूर? नूर के हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन उसने डरते हुए हाँ में सर हिला दिया। विलन की आंखें उसे कुछ और कह रही थीं, जैसे
उसने अगर गलती से भी ना कहा होता तो शायद उस मेड की जगह वो पड़ी होती। विलेन ने नूर के चेहरे से हाथ ले जाते हुए उसके गले पर रखे और प्यार से उसके माथे को चूम बोला, कोहिनूर, बहुत कुछ झेल लिया तुमने आज, तुम्हें बस अब सो जाने की ज़रूरत है। नूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं जब विलेन की उंगली उसके गर्दन के पास गई। नूर ने तुरंत सर ना में हिलाया, मगर उससे पहले ही विलेन ने उसके गर्दन की नस दबा दी थी। नूर की आंखों से एक कतरा आंसू बह गया और अगले पल वो विलेन की बाहों में झूल गई। विलेन ने उसे उठाकर आराम से बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट उठा दिया और नजरें वापस उस मेड की ओर गईं, जो अब खिसकते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी। विलेन के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक गहरी हो गई। होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी जो बेहद ही डरावनी थी। विलेन उस मेड की ओर बढ़ते हुए बोला, मुझे गलतियों से बिल्कुल परेशानी नहीं, लेकिन जब लोग गलती करके भागते हैं तो मुझे वो बेहद पसंद आता है, क्योंकि गलतियाँ करने के बाद एक और गलती पर सज़ा देने में इस विलेन को और ज़्यादा मज़ा आता है। बोल अगले पल विलेन ने उस मेड के बालों को जकड़ लिया। उस मेड का विलेन के हाथों में लग चुका था। अगली सुबह शीश महल एक आदमी हड़बड़ाता हुआ अंदर आया। वो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। उम्र करीबन 25 की होगी। उसने डेनिम जीन्स शर्ट के ऊपर लेदर जैकेट पहन रखी थी। आंखों पर सनग्लासेस थे, जिसे उतारते हुए वो अंदर आया और तेज आवाज़ में चिल्लाने लगा, भाई, भाभी, सारांश पर जल्दी आओ, मुझे बचाओ इससे, भाभी जल्दी प्लीज़। उसने चिल्लाने की आवाज़ सुन सभी तेज़ी से दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर आए। पूर्वी ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। वो उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, अबीर, तुम आ ही गए। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम हो कि किसी का फ़ोन भी नहीं उठाते। बोल वो जाकर अबीर के गले लग गई। अबीर ने भी उस पर अपनी बाहें कस दी, लेकिन उतनी जल्दी वो उससे दूर हुआ और उसके पीछे जाता हुआ बोला, भाभी, आपकी वो झम्मो मुझे एक बार फिर परेशान कर रही हैं। आप उसे रोक लीजिए, वरना मैं सच में उसकी जान ले लूँगा। उसकी बात सुन पीछे से आ रहे नम्रित की हंसी छूट गई। वो बोला, वो तुम्हें अपना जान कहती है और तुम हो कि उसकी जान लेने के पीछे पड़े हो। अबीर बाबू, वहाँ अब तक सारांश और पर्व भी आ चुके थे, जो वहाँ के तमाशे देखने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी सामने से एक लड़की दौड़ती हुई आई। पिंक कलर की सूट के साथ उसने हरे रंग का सलवार और दुपट्टा ले रखा था। दुपट्टे को कंधे से लाकर अपनी कमर में बांधा था। बालों की चोटी गूंथ रखी थी। आंखों में गहरे काजल और गुलाबी होठों के साथ वो गजब कहर ढा रही थी। वो अंदर हॉल में आई और अबीर को देख मुस्कुराते हुए बोली, अरे आप यहाँ आ गए अंग्रेजी बाबू। हम आपको वहाँ बाहर ढूंढत रहे। पता है हमने आपके स्वागत के लिए क्या चीज़ें ढूंढी हैं। वहीं अबीर उसे देखकर एक बार फिर गुस्से से भर उठा। वहीं उस लड़की के हाथ के सामान देख वहाँ मौजूद सभी के चेहरे पर हंसी आ गई। पूर्वी उस लड़की की ओर बढ़ते हुए बोली, अरे झमिया, तुम ये सब क्या लेकर आई हो। इस तरीके से किसी का स्वागत करते हैं क्या। झमिया पूर्वी को देख हंसी और वापस अपने हाथ की ओर देखने लगी। उसके हाथ में हरे हरे पत्तों की लताएं और कुछ फूल थे और जाने वो कैसे अबीर का स्वागत करने वाली थी। झमिया पूर्वी को देख बोली, आओ नहीं तो का दीदी, इससे बढ़िया आओ का स्वागत करेंगे हम उनका। ई रही की माला और ई सजेंगे उनके सर पर फूल। बोलते हुए झमिया ने अपने हाथ में उन लताओं और फूलों की ओर इशारा किया तो नम्रित, पर्व और सारांश की एक बार हंसी छूट गई। अबीर ने उन तीनों को घूरकर देखा तो वो तीनों ने अपने मुंह पर हाथ रखा, लेकिन मन ही मन मुस्कान अभी भी थी। पूर्वी उसके सर पर टपली मार बोली, तुम ना ऐसी हरकतें करती हो, इसी वजह से अबीर तुमसे चिढ़ता है। झमिया बेफिक्र होकर बोली, अरे हमका फर्क नहीं पड़ा दीदी, वो हमसे चिढ़े, गुस्सा करे चाहे नफरत, हमरा प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है। अबीर उसे देख गुस्से भरी आवाज़ में बोला, इससे पहले तो तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। झमिया उसे देख दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोली, तोहे को देखने आए हैं, आओ क्या करेंगे हम यहाँ। ये सुन पर्व अपने कंधे से अबीर के कंधे को टकराते हुए हंसकर बोला, लगता है झमिया ने तुम्हें बहुत मिस किया अबीर। मिस माय फुट,
अबीर ने गुस्से से कहा, लेकिन झमिया ने उसे इग्नोर कर बोली, अच्छा अंग्रेजी बाबू, हमका ये बताई कि वो गोवा कैसन दिखत है, मतलब उका रंग रूप, वहाँ का खाना, वहाँ का कल्चर और वहाँ का लड़कियाँ। आपने वहाँ की लड़कियों को भी देखा है क्या अंग्रेजी बाबू? बोलते हुए झमिया ने अपनी आंखें बड़ी कर अबीर को घूरा, जैसे उसे वार्निंग दे रही हो। अबीर की दूसरे साइड सारांश आते हुए बोला, लगता है ये झमिया तुम्हें आज छोड़ने ही नहीं वाली। लंबी चौड़ी इंस्पेक्शन चलेगी आज। अबीर ने उन दोनों को घूरा और उन दोनों की पीठ पर एक साथ मुक्का जड़ते हुए बोला, तुम दोनों यहाँ से निकलो, वरना इस झमिया टमिया से पहले मैं तुम दोनों को ही जान ले लूँगा। वो दोनों एक बार फिर हंस दिए। वहीं पूर्वी और नम्रित भी मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों को मुस्कुराता देख अबीर ने आंखें घुमाई और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए झमिया उसके सामने आई और कमर पर हाथ चढ़ा बोली, जानते हैं पूर्वी दीदी, अगर अबीर बाबू के आंखों को गोल घुमाने पर हमें 1 रुपया भी मिला होता ना, तो आज इस शीश महल के सामने एक बड़ी सी कोठी लिए होते हम। उनकी बात सुन सभी जोर से हंस उठे। सारांश और पर्व को तो वैसे भी झमिया की हर बात पर हंसी आ रही थी। उसका एक्सेंट इतना प्यारा था कि वो जो बोलती सबके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती। तभी पर्व बीच में आता हुआ बोला, अच्छा झमिया, तुमने अभी तक अंग्रेजी बाबू का स्वागत नहीं किया ना? झमिया अपने सर पर हाथ रख बोली, अरे हाँ थैंक यू पर भैया, हमें बताने के लिए। हम अभी इन्हें फूल पत्तों की हार माला पहनाते हैं। और बिना अबीर को कुछ करने का समय दिए उसने वो लताओं अबीर के गले में बांध दिए और फूलों को उनके दोनों कान पर अटका दिए। उसे देख पूर्वी आगे आते हुए हंसकर बोली, बिल्कुल परफेक्ट आदिवासी, बस उन पत्तों के कपड़ों की कमी रह गई है। अभी उन्हें घूरते हुए बोला, भाभी आप इस झमिया के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाओगे? इसे हटाओ यहाँ से। उसने गुस्से से मुंह बनाया तो झमिया एक बार फिर हंसते हुए बोली, अंग्रेजी बाबू, आप जे हर वक्त ऐसा नहीं चेहरा बनात रहे ना, तो लड़कियन का आना तो दूर, बच्चे तक डर के भाग जावेंगे आपसे। अब अबीर की नज़रें झमिया पर आई, जो खुद हंस रही थी। वो सच में कितनी प्यारी थी, मगर अबीर की आंखों में तो सिर्फ गुस्सा था। अबीर ने गुस्से से झमिया की बाहों पर पकड़ कसी और उसकी आंखों में देखता हुआ गुस्से से तेज आवाज़ में बोला, झमिया, कुड यू प्लीज़ स्टॉप इट? मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है तुम्हारी बातें सुन सुन कर। झमिया अपने सर को खुजलाते हुए बोली, अरे अंग्रेजी बाबू, आप तो फिर से अपन अंग्रेजी झाड़ने लगे। पता है ना हमका आपकी अंग्रेजी समझ नहीं आती, लेकिन जो हमका फ़िलहाल तो रुकन नहीं वाले, हम अभी आते हैं। वो बोल उसने तुरंत अबीर को खुद से दूर किया और दौड़कर वापस बाहर की ओर भागी और 2 ही पल में लौट कर आई, लेकिन उसके दोनों हाथ पीछे की ओर थे। वह तुरंत आगे आई और बिना अबीर को एक पल दिए उस पत्ते वाली ड्रेस को अबीर के कमर पर बांध दिया। अब वो बिल्कुल आदिवासी लग रहा था और एक बार फिर सबकी हंसी छूट गई। झमिया ने तुरंत सारांश का फ़ोन छीना और उस पर एक भोजपुरी गाना बजा दिया और अबीर का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगी। वहाँ मौजूद उन सभी की हंसी रुक नहीं रही थी। सबको मालूम था कि अबीर को इस तरीके से भोजपुरी गाने से कितनी इरिटेशन होती थी, और सबसे ज़्यादा इस कारण क्योंकि झमिया को वो चीज़ ज़्यादा पसंद थी। वो गाना काफ़ी लाउड था और उस पर लिरिक्स ऐसे थे कि अबीर का चिढ़ना मामूली सी बात थी। अबीर ने गुस्से से झमिया को खुद से दूर किया और सारांश का फ़ोन उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। सारांश चिल्लाया, अबे पागल, ये मेरा फ़ोन था, तूने अपना गुस्सा इस पर क्यों उतारा? अबीर ने सारांश को इग्नोर किया और झमिया की ओर बढ़ते हुए बोला, बंद करो ये नाटक, पागल बना रखा है तुमने। समझती क्या हो तुम खुद को? यहाँ की एक नौकर हो बस। यहाँ काम करती हो और खुद को क्या दर्जा दे रखा है? क्या अंग्रेजी बाबू लगा रखा है? मैं नहीं हूँ अंग्रेजी बाबू, अबीर सिंघानिया नाम है मेरा। दोबारा अगर कभी मुझे इस नाम से पुकारा ना तो गला दबा दूंगा तुम्हारा। अबीर को इतने गुस्से में देख एक पल को वहाँ का माहौल एकदम से शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल वहाँ झमिया की हंसी की आवाज़ गूंजी। सबके चेहरे पर हल्की परेशानी नज़र आ रही थी। अबीर काफ़ी गुस्से में था और फिर भी झमिया को जैसे डर नहीं था। वो अबीर के सीने पर हाथ मारते हुए हंसकर बोली, अंग्रेजी बाबू, आपको मजाक करने से कोई एलर्जी है का?
पता है हमारे गांव में ऐसे एक बूढ़ा दादाजी हुआ करते थे। दिन भर एकदम आपकी तरह मुंह बनाए रखते थे। कोई उनके सामने जरा सा हंस देते थे तो प्रवचन लेकर बैठ जाते थे। बिल्कुल आपकी तरह ही उनका नाक भी हर वक्त गुस्से से लाल रहती थी। ये बोलते हुए झमिया ने कबीर के नाक को पिंच किया और दोबारा हंसते हुए बोली, आपको पता है हमने ऊ के साथ क्या किया? वो 2 कदम पीछे हुई और हंसकर बोली, उनके लिए एक बार खाना बनाकर लेकर गए। जानत है आप हमको, नौकर है हम यहाँ के, यहाँ भी खाना ही बनाते हैं और खाना बनाना तो हमारा बचपन से शौक था। उनको ऐसा खाना बनाकर खिलाया ना कि अगले बार शौच से लौटकर नहीं आ पाए। बोल झमिया एक बार फिर से हंसी और दौड़कर किचन की ओर भाग गई, क्योंकि अबीर ने उसे पकड़ने के लिए दोबारा हाथ बढ़ाया था। झमिया साफ साफ उसे जान से मारने की धमकी दे गई थी। भले ही मजाक था, लेकिन अबीर को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। सभी झमिया की इस नादानी को देख मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। तभी सीढ़ियों पर आई नूर पर उन सब की नज़र पड़ी और सबका चेहरा बिल्कुल सीरियस हो गया। इधर एक अंधेरी सी जगह पर विलन कुर्सी पर बैठा था। वहाँ हल्की आग की रोशनी थी और सामने लटक रही वो मेड जिसने नूर का पैर जलाया था, वह साफ दिख रही थी। पूरी रात चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जिसकी वजह से उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी आंखों से आंसू अभी भी नहीं रुके थे। उसके नीचे ही आग की लपटें जल रही थीं, जिससे उसके पांव तो लगभग जल ही चुके थे और अब जलन पूरे शरीर में होने लगी थी, क्योंकि आग की लपटें भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। वहीं विलेन उसे बेफिक्र होकर देख रहा था। उधर निष्कर्ष तैयार होकर खुराना विला से प्रवीण से मिलने को निकला। उसने गेट का ताला लगाया ही था कि ठीक उसी वक्त पुलिस की गाड़ी खुराना विला के बड़े से गेट के सामने रुकी। क्यों है अबीर इतने गुस्से वाला, और क्या झमिया की नादानियाँ उसके गुस्से को प्यार में बदल पाएंगी? क्या विलेन का जुनूनी नूर कभी समझेंगी? क्या होगा विलेन के इस जुनून का अंजाम? क्यों नूर को देखकर सभी हैरान थे। पूरी कहानी जानने के लिए बने रहें। झमिया और अबीर की लड़ाई देख सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी, लेकिन तभी पूर्वी की नज़र सीढ़ियों से उतर रही नूर पर गई और उसे देख वो जोर से चिल्लाई, नू, और दौड़कर सीढ़ियों की ओर भागी। वही नूर जो सीढ़ियों से उतर रही थी, अचानक उसका पैर फिसला। वो गिरती उससे पहले ही पूर्वी ने उसे जाकर संभाल लिया, लेकिन वो हैरान थी नूर की हालत पर। वो पूरे पसीने से लथपथ थी, उसका चेहरा बिल्कुल लाल था, आंखों में आंसू भरे थे। वो काँप रही थी, रो रही थी। पूर्वी ने उसे बाहों में कस अपनी पीठ सहलाते हुए बोली, क्या हुआ नूर? तुमने क्या हालत बना रखी है खुद की? और विलन वो कहाँ है? नूर को यूं देख सभी घबरा गए थे। नूर को पूर्वी हॉल में लेकर आई, लेकिन नूर अब आगे बढ़ पाने की हालत में नहीं थी। वो रो रही थी, काँप रही थी और रोते हुए बोल रही थी, वो उसे मार देगा, प्लीज़ उसे रोको, उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उसे रोक लो। पूर्वी को नूर की टेंशन होने लगी थी। वो हैरानी से बोली, नूर, ये किसकी बात कर रही हो तुम पहले शांत हो जाओ, देखो तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। शांत हो जाओ बच्चे, और ये बताओ विलन कहाँ है? क्या ये हालत उसने की है? नूर ने तुरंत सरनामे हिलाया, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही रोने की आवाज़ से उसे हिचकी होने लगी। खुद को ना संभाल पाने की वजह से नूर वहीं गिर गई। पूर्वी ने झुककर उसे संभाला। पूर्वी उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोली, नूर, संभालो खुद को, तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ, लो पानी पियो। नमृत ने लाकर पानी का गिलास पूर्वी के हाथों में थमाया, मगर नूर ने उस गिलास को साइड कर दिया और रोते हुए बस एक ही रट लगाई थी, उसे रोका जाए। किसी को बात समझ नहीं आती क्या? वही सारांश के बगल में खड़े अबीर धीमी आवाज में बोला, ये लड़की कौन है और शीश महल में क्या कर रही है? ऊपर से सबको इतनी फिक्र भी है, कोई मुझे यहाँ बताएगा क्या हो रहा है? सारांश ने उसे घूरते हुए कहा, तू कभी इस शीश महल में ठहरे तब तो यहाँ के हालातों के बारे में पता चले। अबीर ने भी उसे घूरते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ ठीक है, ताना मारने की ज़रूरत नहीं, मुझे बताना है तो बता, वरना मैं पर्व से पूछ लूँगा। सारांश नूर की ओर नजरें कर बोला, विलेन की है ये? अबीर असमंजस में बोला, क्या है विलेन की? उसकी बीवी, उसका खिलौना, उसका नया पासा? नाम होगा ना, बताओ मुझे। सारांश नूर की ओर देख बोला, वो विलेन की क्या है ये इस पूरे शीश महल में किसी को नहीं पता।
इन दोनों के रिश्ते का कोई नाम नहीं है। अबीर बेफिक्र से बोला, तो फिर बिना नाम के रिश्ते को तो एक ही नाम दिया गया है। और उसे मिस्ट्रे वो पूरी बात कर पाता उससे पहले ही सारांश ने उसकी पीठ पर चूटी काटी और धीमी आवाज़ में बोला, मुंह बंद रख। विलन के कानों तक अगर ये शब्द गया ना तो मुंह तो तोड़ देगा वो तेरा। इधर पूर्वी ने नूर को उठाने की कोशिश करते हुए थोड़ी सख्ती से कहा, नूर तुम उठो यहाँ से और आकर सोफे पर बैठो। शांति से बताओ कि क्या हुआ है। अगर इस तरह रोती रहोगी तो हमें बात समझ कैसे आएगी। रो रो कर देखो तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। लेकिन नूर को जैसे किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो भी बेतहासा रो रही थी, जाने उसे किस बात का डर लग रहा था। उसने पूर्वी के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून पूर्वी के हाथों में धंस रहे थे, लेकिन पूर्वी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे फिलहाल नूर की फिक्र हो रही थी। उसने नूर के चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया और उसके चेहरे का पसीना पोंछ बोली, नूर प्लीज़ शांत हो जाओ बच्चा, इस तरीके से तुम अपनी तबीयत बिगाड़ लोगी। नूर ने तुरंत आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगाया और रोते हुए बोली, प्लीज़ आप उसे यहाँ बुला लो, वो उसे मार देगा, वो सबको मार देगा, वो बहुत बुरा है, वो सब खत्म कर देगा, प्लीज़ बुला दो उसे। पूर्वी ने उस पर अपनी पकड़ कसी और बोली, किसे बुला दूँ? नूर तुम नाम तो बताओ मुझे, तुम किससे डर रही हो, किसकी बात कर रही हो? नूर ने कांपते हुए कहा, वो हीरो, उसे किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता, उसे खून से भी डर नहीं लगता, उसे जान लेने में फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ आप हीरो को बुला दो, मैं उसे समझाऊंगी कि वो जो कर रहा है वो गलत है। मुझे चोट नहीं लगी थी, वो उसे मेरे कारण मार देगा, प्लीज़ आप हीरो को बुला दो। अब एक नया नाम सुन किसी को समझ नहीं आया। विलन नूर को कोहिनूर बुलाता था, ये सभी जानते थे, लेकिन नूर ने कभी किसी के सामने विलन को हीरो नहीं कहा। नमृत नीचे झुका, लेकिन उसने नूर को छूने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वो यूं ही उसे देखते हुए बोला, नूर हीरो कौन है बताओ हमें, हम अभी उसे तुम्हारे सामने लेकर आते हैं, लेकिन प्लीज़ तुम रोना बंद करो। पर अब नूर को और जैसे हिचकी आने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू तेज हो गए। उसका पूरा शरीर काँप रहा था, सांस गहरी हो गई। उसकी ये हालत देख सभी घबरा गए थे। तभी अबीर ने नूर की ओर कदम बढ़ाया तो पर्व उसका हाथ पकड़ पीछे कर बोला, उधर किधर जा रहा है? अबीर उसकी आंखों में देखते हुए, भूल गया क्या, डॉक्टर हूँ मैं, मेरे सामने किसी की ऐसी बुरी हालत हो रखी है, मैं यहाँ यूं ही बैठा रहूँ क्या? देखने दे मुझे क्या हुआ है। सारांश ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, उसके करीब जाने की कोशिश मत करना, वो तो लड़कियों को नहीं छोड़ता, तूने हाथ लगाया तो हाथ काट कर जाने दुनिया के कौन से कोने में फेंक जाएगा। तभी जमिया किचन से आते हुए बोली, ए मेम साहब, खलनायक बाबू को बुलावत है, देखत नहीं जितनी जानकारी दी खलनायक बाबू उसमें फिट फाट बैठे हैं। नमृत तुरंत अपनी जगह से उठा और अपना फ़ोन निकाल बोला, हाँ मुझे तुम सबसे पहले विलन को बुलाना चाहिए। उसने तुरंत विलन को कॉल लगाया। उधर विलन जो उस अंधेरे कमरे में अभी आराम से बैठा उसे उस मेड को तड़पता हुआ देख रहा था, जिसकी रस्सी धीरे धीरे नीचे की जा रही थी। वो इस वक्त किसी जुनूनी आशिक की तरह लग रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस थे, मगर चेहरे पर जो मुस्कान थी वो उसके एक्सप्रेशन से भी डरावनी थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने तो पहले फ़ोन को इग्नोर करने का सोचा, क्योंकि सामने जो सीन था वो उसे सुकून दे रहा था, लेकिन जब उसने नमृत का कॉल देखा तो भौहें उठ गई। नमृत उसे यूं ही कॉल नहीं करता था जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। उसने कॉल उठाया और नमृत ने जैसे ही नूर की हालत के बारे में बताया, वो घबराते हुए बोला, मैं अभी आ रहा हूँ, मेरी कोहिनूर को कुछ नहीं होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम लोगों में से किसी ने भी उसे हाथ भी लगाया तो छोड़ूंगा नहीं। पूर्वी को बोलो वो कोहिनूर के पास जाए, डॉक्टर को मैं साथ लेकर आऊँगा। कॉल कट होने से पहले ही नमृत बोला, अबीर आ गया है यहाँ, बस जल्दी हो तो पहुँचो। विलन ने तुरंत कॉल कट किया और विलन ने बेफिक्र होकर बगल में खड़े आदमी को कुछ इशारा किया और वहाँ से निकल गया। कुछ देर में विलन की गाड़ी झटके से शीश महल के सामने रुकी। इधर खुराना विला में निष्कर्ष ने जैसे ही पुलिस वैन को खुराना विला के बड़े से गेट के सामने रुकते देखा, उसकी धड़कनें एक पल को थम सी गई। उसने वो चाबी तुरंत गमले में छुपा और पीछे के रास्ते से वहाँ से निकल गया।
उसे इस तरह से बिल्कुल डर नहीं था कि पुलिस वाले उसके पीछे पड़े हैं। उसके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी था कि नूर कहाँ है। वो वहाँ से निकल गया और इधर पुलिस वाले जब अंदर पहुँचे तो उन्होंने दरवाजे पर ताला लगा देखा। उन्होंने विला के चारों ओर इंस्पेक्शन किया, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि निष्कर्ष यहाँ आया हो। इधर निष्कर्ष एक ऊंची इमारत के टेरेस पर था। वहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। तेज हवाएं चल रही थीं और वो टेरेस के किनारे खड़ा पूरे सूरत शहर को देख रहा था। उसकी आंखें बस ठहर सी गई थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, निष्कर्ष। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी ही उम्र का एक लड़का खड़ा था, जो कोई और नहीं प्रवीण ही था। उसने जाकर निष्कर्ष को गले लगाया तो निष्कर्ष ने भी उसके कंधे पर अपनी पकड़ कसी। कुछ देर बाद वो उससे अलग हुआ। बिना किसी और सवाल के सीधे बोला, पता चला नूर कहाँ है? उसका ये सवाल सुन प्रवीण के चेहरे पर हिचकिचाहट साफ दिखने लगी। शायद कुछ ऐसा था जो निष्कर्ष को बताना नहीं चाहिए था। निष्कर्ष ने उसके चेहरे की हिचकिचाहट को महसूस किया तो उसके कंधे पर पकड़ कस बोला, प्रवीण प्लीज़ मेरा वक्त जाया मत कर। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बीवी कहाँ है। पिछले 2.5 महीने से मैंने उसे देखा भी नहीं। प्लीज़ बताओ वो कहाँ है। प्रवीण ने एक पल उसकी आंखों में देखा और नज़रें फेरते हुए बोला, नूर सूरत में है। मगर क्या? अगर सूरत में है तो कहाँ है? यहाँ विला में क्यों नहीं? निष्कर्ष ने दोबारा दबाव बनाते हुए कहा तो प्रवीण बोला, वो फिलहाल शीश महल में है। पिछले 15 दिन से वो वहीं है, लेकिन ये चौहान विला का दरवाज़ा तो तेरे जेल जाने के बाद कभी खुला ही नहीं। वो 2 महीना कहाँ थी किसी को पता नहीं। उसका फ़ोन बंद था और पिछले 15 दिन से वो शीश महल में है। मुंबई भी गई थी वो 15 दिन पहले और वहाँ से वापस सूरत आई थी। निष्कर्ष के हाथ प्रवीण के कंधे से हट गई। उसने 2 कदम पीछे लिया। वहाँ अजीब सी शांति छा गई थी, बस निष्कर्ष की सांसों की शोर। वहाँ प्रवीण को डर था कि कहीं निष्कर्ष इस बात से खफा न हो जाए, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ और ही कह रहे थे। उसने वापस प्रवीण की ओर कदम बढ़ाया और बोला, शीश महल के बारे में पता कर, किसका है, कहाँ है और नूर वहाँ क्या कर रही है। सब कुछ जानना है मुझे और 1 घंटे के अंदर। प्रवीण हैरान से बोला, तू पागल है क्या? इतनी जल्दी सारी जानकारी मिलना हवा है क्या? मैंने कोशिश की थी, लेकिन शीश महल के बारे में ज़्यादा पता कर पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं, समय लगेगा। निष्कर्ष ने सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं तुम कोशिश करोगे। किसी भी तरह 1-2 घंटे के बीच मुझे सारी जानकारी चाहिए। इधर पूर्वी अवनी के साथ मिलकर नूर को विलन के कमरे में लेकर आई थी। उसके पीछे पीछे ही सभी पहुंच गए थे। अवीर को नूर को यूं देख अच्छा नहीं लग रहा था। भले ही वो नूर को जानता नहीं था और कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो नूर का चेकअप करना चाहता था। लेकिन सबने मना कर दिया कि जब तक बिल नहीं आता कोई नूर को छुएगा भी नहीं। तभी दरवाज़ा तेज आवाज़ में खुला। सामने विलन खड़ा था, जो बुरी तरह से हाँफ रहा था। शायद भागकर ही आया यहाँ था। उसकी आंखों में नूर के लिए फिक्र और घबराहट साफ दिख रही थी। उसने नूर को बेड पर पड़ा देख धड़कनें एक पल को थम सी गईं। वहीं नूर की अधखुली आंखें भी विलन पर टिक गई। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। उसने हाथ उठाकर विलन को अपने पास आने का इशारा किया। आंखों से एक बूंद आंसू गिरे और विलन के उसके पास पहुंचने से पहले ही उसके हाथ धम से बेड पर गिरे। उसकी आंखें बंद हो गई थीं और ये देख विलन की सांसें भी जैसे रुक गई। वहीं एक अंधेरे कमरे में विधाता बैठे थे। उसके सामने नोटों की गड्डी थी, जो उसके सामने बैठी हुई औरत तेजी से अपने बैग में भर रही थी। विधाता की आंखों में गुस्सा था और वो उस औरत को देख बोले, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुमसे काम करवा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। हर बार तुम्हारे कहने पर यहाँ आना होता है, लेकिन मैं इस तरह अगर तुम्हारे पास आता रहा तो तुम पर पैसे लुटाता रहा तो विलन को मुझ पर शक हो जाएगा। और वो औरत, जिसका चेहरा अभी दिख नहीं रहा था मगर उसकी आवाज़ से उसके इरादे साफ पता चल रहे थे, वो बोली, अरे इतनी जल्दी कैसे विधाता बाबू? अभी तो मेरे बैंक का लॉकर भी आपके पैसे से नहीं भरा। अगर काम भी तो ऐसा करवा रहे हैं आप मुझसे, इतनी आसानी से छुटकारा मिलेगा कैसे? अगर पैसे आने बंद हुए तो मैंने अपना काम भी बंद कर देना है। उसके बाद शक क्या? विलन को आप पर पूरा यकीन हो जाएगा। जो किया है ना आपने, सारे चिट्ठा खुल जाएगा उसके सामने।
विधाता एक छोटे से घर से बाहर निकले। वो घर लकड़ियों का बना था। जितना छोटा था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। घर के आगे छोटा सा गार्डन था जिसमें कई तरह के फूलों के पौधे थे। विधाता एक बार उस गार्डन को देख मुस्कुराए और वापस उस घर को देख खुद में चिढ़ी हुई आवाज़ में बोले, इस औरत के कारण बार बार हमें कश्मीर आना पड़ता है। अगर किसी को भी भनक लगी हमारे बारे में तो इस सच को जानकर क्या तांडव मचेगा। इस औरत का मुझे कोई न कोई उपाय निकालना होगा। इस तरीके से मैं अपना काम को पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने एक आखिरी बार घर को देखा और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से एयरपोर्ट की ओर निकल गए। इधर शीश महल में विलेन इस वक्त नूर के बगल में बैठा था। उसके कांपते हाथों के बीच नूर का हाथ कस के दबा था। नूर की आंखें बंद थीं। वो मुश्किल से सांसें ले रही थी। विलेन का सारा ध्यान नूर पर था, लेकिन उसकी तिरछी नज़रें नूर के दूसरे साइड बैठे अबीर पर थी जो उसका चेकअप कर रहा था। अबीर ने नूर की नस चेक करने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, विलेन उसे घूर कर देखते हुए दांत पीसकर बोला, तुम्हें उसे टच करना ज़रूरी है क्या? अबीर भी उसी तरह से घूरते हुए गहरी आवाज़ में बोला, इडियट, मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं, देख तो लो। एक तो तुम्हारी कोहिनूर की जान बचाओ, ऊपर से मेरे ऊपर ही बम की तरह फट रहे हो, पागल कहीं के, अबीर ने कहा और वापस नूर को चेक करने लगा। वहीं सभी आंखें फाड़े अबीर को देख रहे थे। एक अबीर ही था जिसको विलन का कोई डर नहीं था। उसका जैसे दिल करता वो वैसे ही रहता और जो मन में आता बोल देता। इतनी हिम्मत विलन के खुद के भाई सारांश में भी नहीं थी जितनी हिम्मत अबीर की कुछ भी बोलने की थी। विलेन अबीर को घूरता रहा जब तक उसने नूर को नहीं छोड़ दिया और उसे चिढ़कर देखने लगा तो विलेन ने अपनी नज़रें हटा ली। अबीर ने नूर का चेकअप किया और बेड से उतरते हुए विलन को देख बोला, इसका ब्लड प्रेशर हाई है, इतना कि जैसे किसी ने इसकी बॉडी में मोटर फिक्स कर दिया हो, क्योंकि इसका खून खौलाता रहा है। तू पूर्वी उसकी तरफ आते हुए बोली, ये क्या तरीका है अबीर? विलेन ने कुछ नहीं किया है। अबीर उसे देख टाइट लिप स्माइल के साथ बोला, हाँ तो देख तो रहा है। देखा नहीं वो लड़की कितना रो रही थी, बार बार इसी को बुलाने को कह रही थी। देख लिया होगा इसे मर्डर करते हुए, इससे रहा तो जाता नहीं। और ऐसे सेंसिटिव लोगों को शीश महल में लेकर आया कौन? तभी विलन ने नूर के बगल में एक पिल्लो उठाकर अबीर के सर पर मारा और गुस्से से बोला, मेरा घर है, मैं जिसे चाहूँ उसे लेकर आऊँ और जब दिल करे किसी को भी इस घर से उठाकर बाहर फेंक दूँ। अबीर उसकी ओर मुड़कर चिढ़ी हुई आवाज़ में बोला, तू ना ज़्यादा बोल मत और मुझे तो गुस्सा बिल्कुल मत दिला। तूने वो कहावत सुनी होगी, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर तकिया नहीं मारते। तभी नमृत अबीर के सर पर चपेट मारकर बोला, इडियट, तकिया नहीं पत्थर है कहावत में। विलेन उन सबको देख तेज आवाज़ में बोला, क्या तुम सब यहाँ से दफ़ा हो सकते हो या फिर मेरे कमरे में तुम लोगों के लिए टेंट लगवा दूँ? उसकी डांट सुन सभी एक पल में वहाँ से निकल गए। अबीर ने नीचे जाकर नूर के लिए कुछ दवाइयाँ मंगवा दी और उसे मेड के जरिए विलेन के कमरे में पहुँचवा दिया। इधर विलेन कब से नूर के होश में आने का इंतजार कर रहा था। नूर पर नज़र जमी हुई एक बार फिर उसका दिल जोरों से धड़क उठा। नमृत ने उसे जब नूर के बारे में बताया था तो वो ही जानता था कि उसे क्या फेल हुआ था। ऐसा लगा जैसे जान शरीर का साथ छोड़ रही हो। सांसें तेज हो गई और दिल इतनी ज़ोर से धड़क उठा जैसे बस आखिरी पल हो। उसकी डार्क पर्पल ब्लू आइज एक बार फिर नूर के चेहरे पर टिकी थी। उसने नूर के चेहरे को हाथों में प्यार से भरा और बोला, क्या करती हो कोहिनूर? इतना मासूम सा दिल है तुम्हारा, दूसरों का खून देख तक तुम खुद पैनिक होती हो, तो फिर क्यों इस मकसद के खेल में उलझी हो तुम? वो 2 पल रुक बोला, ऐसे नहीं कि तुम्हारे मकसद को जान पाना इस विलन के बस की बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तुम खुद मुझे बताओगी तो शायद मुझे दर्द महसूस नहीं होगा जो मुझे किसी और के बताने पर होगा। तुम ना भी बताओ तो चलेगा, लेकिन रहना तो तुम्हें मेरी बनकर होगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। विलन की आंखों में एक बार फिर जुनून नज़र आ रहा था। जाने कितनी देर वो नूर के पास यूं ही बैठा रहा। काफ़ी देर बाद नूर ने धीरे से आंखें फड़फड़ाई तो विलन की आंखों में भी चमक आ गई। उसकी नज़रें नूर के चेहरे पर ही टिकी थी। नूर ने धीरे से आंखें खोली तो नज़रें सीधे विलन की आंखों में जा मिली। एक अजीब सी शांति थी वहाँ। विलन की धड़कनें तो तेज़ी से धड़क रही थी,
लेकिन विलन की आंखों में देखते हुए नूर का दिल भी धक धक करने लगे। उन दोनों की सांसें आपस में घुल रही थीं क्योंकि विलन नूर पर झुका हुआ था। विलन नूर के गाल पर हाथ रख बोला, कोहिनूर तुम ठीक? लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही नूर ऊपर उठ उसके गले से लग गई। उसकी आंखों में एक बार फिर नमी छा गई और वो रोते हुए बोली, तुम कहाँ गए थे? मैं डर गई थी। तुम क्यों नहीं थे मेरे पास? ऐसे तो हर वक्त मुझे अपने पास रखने की बात करते हो और जब ज़रूरत थी तो तुम भाग क्यों गए? क्यों मेरे पास नहीं थे तुम? और उस मेड के साथ क्या किया तुमने? उसे जान से मार दिया ना? प्लीज़ प्लीज़ कहो तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया। मैं नहीं चाहती वो मेरी वजह से किसी की जान जाए। प्लीज़ दुर्लभ कहो कि तुमने उसे जान से नहीं मारा। विलेन ने भी अपनी पकड़ नूर पर कस दी। उसकी छुअन विलेन को एक सुकून दे रही थी। वो नूर के कंधे पर अपना सर टिकाए तिरछा मुस्कुराता हुआ सॉफ्ट वॉइस में बोला, मैंने कुछ नहीं किया कोहिनूर। मैंने जान नहीं ली उसकी। नूर उससे दूर हुई और उसके चेहरे को देखते हुए बोली, मेरी कसम खाओ कि तुमने उसे छुआ भी नहीं मेरे बेहोश होने के बाद। बोल। नूर ने विलन के हाथ को अपने सर पर रख दिया। विलन की आंखें अचानक सर्द हो गईं, लेकिन चेहरे पर वो मंद मुस्कान अभी भी थी जो सिर्फ नूर को दिखाने के लिए थी। उसकी दूसरी मुट्ठी कसी हुई थी पर वो नॉर्मल दिखते हुए बोला, तुम्हारी कसम कोहिनूर मैंने उसे छुआ भी नहीं और न ही उसकी जान ली। विलन के मुंह से ये बात सुन नूर अब जाकर शांत हुई। वही विलन अपने मन में बोला, सच ही तो कह रहा हूँ, झूठ कहाँ बोला मैंने अपनी कोहिनूर से, और उसकी झूठी कसम भी नहीं खाई। मैंने तो उसे सच में हाथ नहीं लगाया, न मैंने उसकी जान ली। वो सब तो उन आदमियों ने किया था ना जिसे मैंने पैसे देता हूँ। वो एक बार फिर अजीब तरीके से मुस्कुरा दिया, लेकिन नूर उसके सीने से लगी थी तो उस विलन का चेहरा दिखाई नहीं दिया। विलन ने एक बार फिर नूर को अपने आगोश में ले लिया। जाने क्यों नूर का ध्यान इस बात पर नहीं था कि वो किस वक्त पर और किसके गले लगी थी। वो इस वक्त काफ़ी डरी हुई थी और विलन के अलावा उसके पास कोई नहीं था जिससे वो अपनी बात कह सके या पूछ सके, और फिलहाल उसे इस बात का ध्यान नहीं था। वो विलन से दूर हुई और उसकी आंखों में देखते हुए सवालिया लहजे में बोली, ये तुम्हारा दिल इतना धक धक क्यों कर रहा है? मेरे लिए कर रहा है क्या? बोल। वो मजाक उड़ाने वाले लहजे में हंसती पर अचानक उसकी हंसी गायब हो गई। जब विलेन ने जवाब हाँ में दिया, वो बोला, तुमने इन धड़कनों पर आज ध्यान दिया है कोहिनूर, वरना ये दिल तो तुम्हें पहली बार देखने के बाद यूं ही धड़का था और आज तो यूं शोर हुआ जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था कोहिनूर। विलेन ने नूर के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा तो नूर की पलकें झपकना ही भूल गई। उसके होठ फरफराने लगे जब विलेन की नज़रें उन होठों पर गई। विलेन आगे बढ़ा और नूर के चेहरे के बिल्कुल करीब हुआ। उन दोनों की सांसें आपस में घुलने लगी। नूर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे विलेन की गर्म सांसें अपने होठों पर महसूस हो रही थी, पर तभी उसने आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि विलेन ने बड़ी शिद्दत से उसके माथे को चूमा। नूर का शरीर अभी भी हल्का सा गर्म था, लेकिन उसकी हालत विलेन को देखने के बाद काफ़ी सुधर गई थी। विलेन उससे अलग हुआ। नूर की नज़रें अभी भी विलेन पर जमी थी, जिसे देख विलेन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसने टेबल से दवाइयाँ उठाई और ग्लास नूर की ओर बढ़ाकर बोला, कोहिनूर हम बाद में बात करेंगे, पूरी ज़िंदगी है हमारे पास, लेकिन फ़िलहाल तुम ये दवाइयाँ खाओ। नूर ने जैसे ही दवाइयों को देखा वह तुरंत बेड पर पीछे की ओर खिसकी और मुंह बनाते हुए चिढ़कर बोली, पागल हो क्या? इतनी बड़ी हो गई हूँ, दवाई की क्या ज़रूरत है मुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दवाइयाँ तो बच्चे खाते हैं। विलेन उसे घूरते हुए बोला, तुम बच्ची ही हो कोहिनूर, मुझसे 10 साल छोटी हो तो बच्ची ही हो। नूर उसे आंखें गुरूरते हुए देख बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे 10 साल छोटी हूँ? मैंने तो तुम्हें आज तक अपनी उम्र भी नहीं बताई। फिर विलेन तिरछा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो दवाइयाँ नूर के होठों की ओर बढ़ाई और बोला, चुपचाप दवाई खाओ। नूर ने दोबारा कुछ कहना चाहा तो उससे पहले ही विलेन ने आंखें बड़ी कर उसे घूरा और सख्त लहजे में बोला, एक शब्द और निकाला तो थप्पड़ मार दूंगा। एक शब्द, अब मारो थप्पड़, नूर ने हंसते हुए कहा और झटके से वो बेड से उतर गई। विलेन की आंखें हैरत में फैल गई नूर का जवाब सुन। उसे नूर के ऐसे जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन नूर की हंसी की आवाज़ सुन
वो होश में आया। वो नूर को देखते हुए हैरत भरे लहजे में बोला, किस मिट्टी की बनी हो तुम? वो अपनी जगह से उठ नूर की ओर बढ़ा ताकि उसे दवाई दे सके। वही नूर दौड़ते हुए सोफे के पीछे गई और दोबारा हंसते हुए बोली, चिकनी मिट्टी की, देखो एक बार फिसल गई। वो जोर जोर से हंसने लगी। उसका चेहरा जो कुछ देर पहले बिल्कुल फीका सा लग रहा था, वो एक पल में खिल उठा था। ये नूर वो थी जो 2.5 महीने पहले अपनी ज़िंदगी खुलकर जीती थी और इन मकसद के खेल में उसने अपना सब कुछ खो दिया था। खुद को भी आज जाने उसके दिलो दिमाग पर क्या सवार था। उसे कुछ भी याद नहीं था, ना अपना मकसद, ना वो खेल, ना विलन की शर्तें, उसका दिया टॉर्चर, कुछ भी नहीं। वो इस वक्त अपने पुराने फॉर्म में थी, बिल्कुल दिलकश अंदाज में। वही विलन उसकी हंसी में जैसे एक पल को खो ही गया। नूर की हंसी में विलन को अपना दिल पिघलता हुआ सा महसूस हो रहा था। उसने आज तक नूर को इस तरह मुस्कुराते नहीं देखा था। हंसना तो दूर की बात थी, वो हर वक्त या तो गुस्सा करती, चीखती, चिल्लाती, या जब अपने हिम्मत खो देती तो रो पड़ती। लेकिन आज तक वो यूं खुलकर कभी नहीं हंसी थी। विलन भी इस मौके को खोना नहीं चाहता था। जाने उसमें कौन सा बदलाव आ रहा था। उसने भी अपने सारे ख्यालों को पीछे छोड़ा और नूर के पीछे बढ़ते हुए बोला, कोहिनूर, मैं प्यार से कह रहा हूँ, दवाई खा लो। ये बहस बाद में कर भी सकते हैं। ये दवाई लेनी ज़रूरी है। तुम्हारी तबीयत बार बार ख़राब हो जाती है और तुम दवाई तक नहीं लेती। नूर अब सोफे की दूसरी ओर आने लगी क्योंकि विलन उसके पीछे आ रहा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट अभी भी नहीं गई थी। वो हंसते हुए बोली, अरे तो दवाइयाँ नहीं लेनी मुझे? तबीयत ख़राब होती तो होने दो, तुम संभाल लेना, लेकिन ये दवाइयाँ मुझे नहीं खानी। होगी मैं तुमसे 10 साल की छोटी, लेकिन फिर भी बच्ची नहीं हूँ, पूरे 20 साल की हूँ। मैं दवाइयाँ तो किसी कीमत पर नहीं खाऊंगी। विलेन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और वो मार्किंग टोन में बोला, इन दवाइयों के लिए तुम्हें कीमत दे कौन रहा है कोहिनूर? मैं काफ़ी हूँ जो अपने तरीके से तुम्हें दवाइयाँ खिला सकता हूँ। बोल विलेन सोफे के दूसरे किनारे पर रुका। वहीं नूर भी उसके सामने वाले कोने में रुकी और कमर पर हाथ चढ़ा वो आंखों से घूरते हुए बोली, तुम चैलेंज कर रहे हो मुझे? विलेन हाँ में सर हिलाकर बोला, ऑफ कोर्स कोहिनूर, अगर तुम्हें ये चैलेंज लगता है तो चैलेंज एक्सेप्टेड, लेकिन ये दवाइयाँ तो तुम खाकर ही रहोगी। नूर ने नाक सिकुड़ कर कहा, हिम्मत है तो खिलाकर दिखाओ, और अगर नहीं खिला पाए तो जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना ही होगा। विलेन ने आंखों से चैलेंज एक्सेप्ट किया और अगले पल वो नूर की ओर भागा। लेकिन नूर भी कम कहाँ थी, वो तुरंत सोफे पर कूदी और दूसरी ओर कूदते हुए बेड पर चढ़ गई। विलन तो उसकी फुर्ती देखता ही रह गया। उसके पाँव में कुछ देर पहले चोट लगी थी, लेकिन अभी फिलहाल जैसे नूर को कुछ महसूस भी नहीं हो रहा था। और लगभग आधे घंटे तक वो दोनों यूं ही कमरे में भागम भाग करते रहे। नूर बुरी तरह से थक चुकी थी भागते भागते, लेकिन विलेन के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी। नूर ने घुटनों पर हाथ रख हाँफते हुए कहा, तुम भी गजब हो, इतनी देर से भाग रहे हो लेकिन चेहरे पर एक पसीने की बूंद नहीं आई। इंसान हो या जानवर? विलेन उसकी ओर धीमे कदम बढ़ाते हुए बोला, ना इंसान हूँ ना जानवर हूँ, अपने कोहिनूर का हीरो हूँ बस। बोलते हुए वो नूर के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया था। नूर अपनी जगह से उठी और नज़रें एक बार फिर विलेन की ओर नज़रों में जा मिली और जैसे वो सब कुछ भूल गई। ये देख विलेन के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट थी। उसने अपनी मुट्ठी खोली जिसमें अभी वो दवाई थी और उस दवाई को धीमे हाथों से नूर के होठों तक ले गई। जिसने कुछ बोलने के लिए होठ खोला ही था कि विलेन ने वो दवाई नूर के होठों के अंदर डालनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही नूर 2 कदम दूर हुई और झटके से विलेन का हाथ भी झटक दिया। वो दवाई दूर जा गिरी और नूर एक बार फिर हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगी? तो अब हुई तुम्हारी हार, अब तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही विलेन ने अपने पॉकेट से दूसरी दवाई निकाली और बिना वक्त गंवाए उस दवाई को नूर के मुंह में डालकर पानी के गिलास अपने पीठ के पीछे कर लिया। नूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उस दवाई की कड़वाहट उसके मुंह में घुल रही थी। नूर की आंखों में गुस्सा था। वो तुरंत विलेन की ओर पानी लेने के लिए बढ़ी, लेकिन विलेन ने अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए और हंसते हुए बोला, ये तुम्हारी पनिशमेंट है कोहिनूर, मुझे इतनी देर भगाने के लिए। नूर ने नामे सर हिलाया। उसकी आंखें नम हो गई थीं। वो रो नहीं रही थी, लेकिन
उस करवाहट की वजह से वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो सरनामे हिलाते हुए जैसे कह रही हो कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन विलेन तो उसे इस हालत में देख हंस रहा था। विलेन ने ग्लास टेबल पर रखा और सामने नूर को रोकने के लिए खड़ा हो गया। नूर ने उसके सीने पर हाथ मारने शुरू कर दिए, लेकिन विलेन पीछे नहीं हट रहा था। पर तभी अचानक नूर का पैर फिसला और विलेन को साथ लिए वो बेड पर गिरी। वो दवाई लगभग से घुलकर उसके कंठ में जा चुकी थी और अब उस करवाहट से उसे और चिढ़ हो रही थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन विलेन ने उसके हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचा। नूर कुछ समझ पाती उससे पहले ही विलेन के होठ नूर के होठों पर थे। नूर की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। विलेन उसके होठों का सारा टेस्ट जैसे मिठास में बदल रहा था। वो उसे स्मूथली बट पैशनेटली किस कर रहा था। वहीं उस दवाई का टेस्ट अब उन दोनों के मुंह में घुल रहा था। करवाहट विलेन को भी फील हो रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा मीठे एहसास थे। नूर आंखें फाड़े उसकी आंखों में देख रही थी। उसे इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो विलेन को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। लगभग 5 मिनट बाद नूर की करवाहट खत्म कर विलेन ने नूर को छोड़ा तो नूर गहरी सांस लेने लगी। विलेन के होठों पर एक मुस्कुराहट थी। उसने अपने होठों को अंगूठे से छुआ और मुस्कुरा दिया, लेकिन नूर की ओर नहीं देखा, क्योंकि नूर खुद नज़र चुराने लगी थी। विलेन ने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और नूर के होठों की ओर बढ़ाया तो नूर उसके हाथ को रोक नजरें चुराते हुए धीमी आवाज़ में कहा, अब ज़रूरत नहीं है। हट गई करवाहट। उसके गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे, जिसे विलेन साफ देख पा रहा था। उसे देख विलेन की आंखों में भी शरारत नजर आने लगी, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजा। नूर की नज़रें फ़ोन की ओर चली गई। विलेन इस पल को बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहता था, लेकिन पुष्कर का कॉल देख उसे ये कॉल अटेंड करना ही था। उसने एक नज़र नूर को देखा और फ़ोन को अपने कान में लगाया तो दूसरी तरफ पुष्कर की कुछ बात सुन उसने हाँ में जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। वहीं नूर की नज़रें इस वक्त विलेन के पीछे वाले शीशे पर थी, जिसमें विलेन के फ़ोन की स्क्रीन साफ दिख रही थी और उसके फ़ोन पर शो हो रहे स्क्रीन को देख नूर की आंखों में चमक आ गई, जैसे मकसद को पूरा करने का जज्बात नज़र आ रहा था। इधर अपने स्टडी रूम में पर्व बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला था और पीछे अबीर खड़ा कमर पर हाथ रख उसे घूरते हुए बोला, ये तू पिछले 2 घंटे से क्या कर रहा है? पर्व उसे अब तक इग्नोर किया था, लेकिन जब उसका काम पूरा हुआ तो वो लैपटॉप बंद कर उठा और बगल में रखे एक पेंडेंट को अबीर को दिखाते हुए बोला, ये पेंडेंट देख रहा है? ये उस आदमी का है जिसने नूर की जान लेने की कोशिश की थी, और ये पेंडेंट कमिश्नर अनिल खन्ना का है। 2.5 महीने पहले ही उसका प्रमोशन हुआ है। विधाता के जान पहचान का है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कमिश्नर अनिल खन्ना का नूर से क्या कनेक्शन है, और उसने नूर की जान लेने की कोशिश क्यों की। आई थिंक विलेन से पहले मुझे इस बारे में विधाता से बात करनी होगी। वो जानते हैं कमिश्नर अनिल खन्ना को। इस कहानी का आगे का भाग आप लोगों को जाननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और इतनी लंबी पार्ट्स लेकर आई हूँ तो कुछ तो कॉम्प्लीमेंट्स देना ही होगा।